अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। केम्सन वर्ल्ड ऑफ बॉटनी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नेम है बायोलॉजिकल मेथड। इस टॉपिक को पढ़ते हैं। द बायोलॉजिकल मेथड इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड इन बायोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल मेथड एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है। सिस्टमैटिक अप्रोच बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें बाकायदा ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। उनको उनको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने की है उसकी बेस पे जो एक स्टेटमेंट बनी है, तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनती है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं कि वो ठीक है या गलत है। उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। देन हमारे सामने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन्स आती है। तो इस साइंटिफिक मेथड को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड इन बायोलॉजी टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उनसे रिलेट कोई भी कंसर्न है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशंस। देखिए नेक्स्ट वो क्या बता रहा है हमें कि बायोलॉजिकल मेथड जो कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, उसके बेसिक स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स टू जनरेट न्यू नॉलेज। देखिए ना, साइंटिफिक मेथड्स के जरिए बेसिकली हमारे पास क्या है? यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी कंसर्न होगा, उसको स्टडी किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो हमारे सामने न्यू इंफॉर्मेशंस आती है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए हमेशा क्या होता है? न्यू नॉलेज जनरेट होता है, फिर उसको बेस बना के हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। गाइड्स हाउ टू एनालाइज डाटा व्हेन यू आर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी कि बायोलॉजिकल मेथड भी साइंटिफिक मेथड ही है। तो जिसको हम लोग यूज करते हैं किस चीज को सॉल्व करने के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशंस, सॉरी, हमें साइंटिफिक मेथड यानी कि बायोलॉजिकल मेथड को यूज करना पड़ता है। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हमेशा क्या होती हैं? ये ह्यूमन बॉडी अपनी फाइव सेंसेस, कोई भी देखें साइंटिस्ट है, उसे कहते हैं कि फलां जो प्रॉब्लम है, फलां ऑब्जेक्ट है, उसकी ऑब्जर्वेशंस करें। वो क्या करेगा? अपनी फाइव सेंसेस को यूज करके ऑब्जर्वेशंस करेगा। और जिस जगह पे फाइव सेंसेस में से कोई भी सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम विजन करते हैं, अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो हमें अपनी नेकेड आई, अपनी आम आंख से हमें वो चीजें नजर नहीं आती, तो वहां पे विजन करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस बनाने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज करना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग समवन हैज बीन heard or noticed. Observations are made with five senses that are vision, hearing, smell, taste and टच। ऑब्जर्वेशंस फिर दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी कौन सी होती है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती है ये उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो सकती है, उसका साइज, उसका लेंथ, उसका डायमीटर, उसका वेट, कोई भी ऐसी यानी कि टर्म्स आ जाती हैं जिसको हम लिखते हैं, रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से उसके कंसर्न, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करें, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जिस ऑब्जर्वेशंस कर ली जाती हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन जैसी भी हो, हमें नहीं पता वो करेक्ट है या रॉन्ग है, ये तो पता चलेगा जब हम एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। ऑब्जर्वेशन जैसी होती है उसको करें, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाई जाती है, एट दैट स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस। आपने जो ऑब्जर्वेशंस की उसको आपने एक रिकॉर्ड फॉर्म में लेके आ गए, उसको एक रिटन फॉर्म में लेके आ गए, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्लियर? हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस is a statement that has not been proven yet, but it's something that scientists can test to see if it's true.
ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए जब आप लोगों ने भी पढ़ा पहले कि मलेरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मलेरिया डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया गया था। तो उस वक़्त जब उन्होंने मुख्तलिफ पेशेंट्स वगैरह को ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई, उनके ब्लड टेस्ट किए थे। एक स्टेटमेंट सामने आ गई कि मलेरिया की वजह क्या हो सकती है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया से रिलेटेड जो हाइपोथेसिस बनाई गई वो क्या थी? मलेरिया इज़ द सॉरी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। अच्छा, फिर हाइपोथेसिस को मज़ीद फ़ॉर्मूलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? रीज़निंग करते हैं। रीज़निंग 2 तरह से होती है, डिडक्टिव या इंडक्टिव रीज़निंग। देखें, समटाइम जब ऑब्ज़र्वेशंस वग़ैरह आप लोग करते हैं ना, उसको फिर आप लोगों के सामने ऑब्ज़र्वेशन में 2 तरह की इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशंस एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस। उसमें क्या करते हैं, अगर आप लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ स्टेटमेंट को लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीज़निंग। और अगर स्पेसिफिक से जर्नल इंफॉर्मेशंस की तरफ आप लोग स्टेटमेंट्स को बयान करते हैं हाइपोथेसिस में, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये तो हो गया ना जो आप लोग अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं, इन तमाम मेथड को यूज करके ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस बनाने के लिए इन चीजों से हटके भी हाइपोथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे इमेजिनेशंस कि एक चीज ऐसे है तो दूसरी चीज ऐसे हो सकती है। देखिए प्रूफ तो होगा एक्सपेरिमेंट में जाके, हाइपोथेसिस में तो अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। एस्थेटिक प्रेफरेंस आ जाते हैं, रिलीजियस बिलीव्स आ जाती हैं, कंपैरिजंस आ जाती हैं, एक चीज के दूसरे चीज के साथ डिस्कवरी आ जाती है कि आप लोगों के सामने एक चीज डिस्कवर्ड है, चीज ऐसे है, उसको देख के आप लोग कह सकते हैं कि क्या पता कोई दूसरी चीज इससे हट इसके। देखिए अगर मिसाल के तौर पे ये अगर आप इमेजिन करें कि ये चीज 2 पाँव पे चलती है, ठीक है? तो क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो जो 3 पाँव पे चले, जो 4 पाँव पे चले। देखिए इमेजिन उसको क्या करना है आप लोगों ने, फ़र्ज़ करना है। तो ये हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स होती है। हाइपोथेसिस बन जाती है, फिर क्या किया जाता है, उसके टेस्ट किए जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। और 4 पे क्या होता है, अगर वो टेस्ट प्रूव हो जाते हैं, तो वो थ्योरी बन जाती है। तो एक्सपेरिमेंटेशंस जिस स्टेप की जाती हैं हाइपोथेसिस को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड टेस्ट। अगर जो हाइपोथेसिस आप लोगों ने बनाई है, वो एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो जाती है कि वाक़ई ही ये चीज़ ऐसी है। अब जैसे प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, तो अब उसके लिए बाकायदा एक्सपेरिमेंट किए जाएँगे। जो पेशेंट्स हैं और जो नॉर्मल हैं, उनके ब्लड सैंपल लिए जाएँगे, जिनका अगर पेशेंट्स के ब्लड में हमें अब वो प्लाज्मोडियम नज़र आता है, तो वाक़ई ही ये उसकी वजह है। और ये जब चीज़ प्रूव हो जाती है तो वो हाइपोथेसिस क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। अ थ्योरी इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस दैट हैज़ बीन टेस्टेड एंड कैन नॉट बी प्रूवन फॉल्स। Scientists repeatedly first test the hypothesis and try to find evidence that can disprove it. If the hypothesis withstand repeated testing, बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं बायोलॉजिकल मेथड किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड बायोलॉजिकल मेथड को यूज कर रहा हूं, मेरे सामने मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई वो प्रूव हो गई। अगर आप या कोई और पर्सन उस हाइपोथेसिस को क्या लेगा, एज अ चैलेंज लेगा कि हम इसको डिस्प्रूव करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है। अगर वो भी डिस्प्रूव नहीं कर पाते, वो करेक्ट हो साबित हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हाइपोथेसिस क्या बन जाती है, फिर थ्योरी बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ते हैं, प्रेशर फ्लो थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, करियन टेंशन थ्योरी, तो ये क्या चीज़ है, थ्योरीज है। और उसके बाद फिर जो थ्योरी बन जाती है, फिर उसको अदर कंट्रीज में, अदर जो बायोलॉजिकल सोसाइटीज हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, वहाँ पे वर्किंग वर्कर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो चीज़ इसको मजीद एज अ चैलेंज लेंगे कि हम लोग इस थ्योरी को रॉन्ग साबित करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सकते। तो फिर वो हाइपोथेसिस, वो थ्योरी क्या हो जाती है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो जाती है। ठीक है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाती है कि इसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता, ये एक अटल हकीकत है। तो वो चीज़ क्या बन जाती है फिर, तो वो चीज़ बन जाती है लॉ, जिसे प्रिंसिपल भी कहती हैं। बायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने पढ़े हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। इसी तरह जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हर्डी वेनबर्ग लॉ। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, लॉ। यानी कि बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करने का पर्पस क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी बाकायदा ऑब्जर्वेशंस करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएँगे, उसको एक साइंटिफिकली तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, भी ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे हो सकती है। और फिर उसके ऊपर बाकायदा वहाँ पे मेडिसिन्स, उसका ट्रीटमेंट है, कोई भी चीज़ है, वो सामने लेके आते हैं, तो उसका हल भी निकाला जाता है। तो साइंटिफिकली तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उसको जब सिस्टमैटिक अप्रोच के ज़रिए सॉल्व किया जाता है, तो ये मेथड क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड।
ये सामने आप लोगों को इसकी एक सिस्टमैटिक डायग्राम है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की जाती है, फिर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उन क्वेश्चंस की बेस पे हाइपोथेसिस होती है। उस हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया जाता है, प्रेडिक्शंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। उसके फिर रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट्स को फिर क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं। बाद में जाके वो चीज़ अगर प्रूव हो जाती है बार-बार, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? थ्योरी। और फिर उस थ्योरी को पब्लिश किया जाता है। उसके ऊपर मज़ीद उसको इवैल्यूएशंस की जाती है। एट द लास्ट वो चीज़ क्या बन जाती है? बायोलॉजिकल लॉ। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है बायोलॉजिकल मेथड। इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आता है, कोई भी क्यूरी आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल आंसर। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।